वेरी गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं सेबी LODR रेगुलेशंस 2015 में जो आए थे, हम वो बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से अलग अलग रेगुलेशंस हैं, वैसे हैं तो ढेर सारे रेगुलेशन, बट हमारे इंस्टीट्यूट ने रेगुलेशन सीमित हैं वो हमने कवर करे हैं, और वही सारे रेगुलेशन इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं, बहुत ध्यान से। राइट, शुरू करें हम अपना कंसेप्ट सेबी LODR। राइट, LODR का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो हम वो देखें, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस। मतलब आपने अगर अपनी कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराए हैं, राइट, BSE NSE में अगर लिस्ट हुए हैं, तो फिर कंपलसरी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हमने बोला है ऑब्लिगेशन। एंड आपको डिस्क्लोज़र भी देना पड़ेगा अलग अलग वक्त पे, अलग अलग नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन पे आपको समय समय पर क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट। तो ये हुआ LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट 2015 में आया था। राइट, चले 2015 में भी कब आया था? 2 सितंबर 2015 में नोटिफाई हुआ था एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 दिसंबर 2015 को। हमारा LODR का रेगुलेशन है, ये एक्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमको सेक्शन नंबर नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ पर हमें रेगुलेशन नंबर मिलने वाले, रेगुलेशन 1 2 3 4 एंड लाइक सो ऑन। इस तरीके से हमें रेगुलेशंस मिलने वाले हैं। चले, ये पूरा का पूरा रेगुलेशन है वो 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है एंड 9 स्केड्यूल्स में डिवाइडेड है। तो हमको रेलिवेंट चैप्टर्स के नाम और स्केड्यूल्स के नाम याद नहीं रखना है, बट हाँ, रेगुलेशन नंबर याद रह पाए तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार चीज़ रहेगी। चले, सबसे पहले हम कुछ फीचर्स देखें कि भाई सेबी LODR के फीचर्स क्या है, क्या लॉजिक है, क्या विशेषताएं इसमें। सबसे पहला पॉइंट ये लगता है, सारी की सारी लिस्टेड एंटिटी, मतलब जो भी मेरी कंपनीज लिस्टेड हैं, याद रखना लिस्टेड एंटिटीज़ है। इसका मतलब सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट हैं, जो कंपनी नहीं है, उन पर भी ये रेगुलेशन लगता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, सारी की सारी लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर LODR लगता है, फर्स्ट पॉइंट। राइट, It contains pre-issue obligation and post-issue obligation of the listed entity। इसका मतलब आपकी कंपनी IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर या FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर लाने वाली है, तो उसके पहले क्या कंडीशंस हैं लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस की, वो बात करें तो हमने बोला प्री इशू ऑब्लिगेशन, और उसके लाने के बाद क्या जिम्मेदारी है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो प्री इशू ऑब्लिगेशन, पोस्ट इशू ऑब्लिगेशन, इशू लाने के पहले, मतलब आपकी अगर कोई कंपनी प्रपोज टू बी पब्लिक कंपनी है, अभी वो प्रपोज टू बी लिस्टेड होने वाली है, तो क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, उसको हमने क्लासीफाई करा कहाँ पर? प्री इशू ऑब्लिगेशन में। और लिस्टिंग हो गई एक बार सेबी में, स्टॉक मार्केट में, उसके बाद आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड पोस्ट इशू ऑब्लिगेशन। अगर कंप्लाइंस हुआ इन रेगुलेशंस का, किसके द्वारा? लिस्टेड एंटिटी के द्वारा, वुड एंश्योर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स। राइट, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ने बोला आप रेगुलेशन से कंप्लाइंस कर लें, क्योंकि इसमें रेगुलेशंस में अलग अलग चीज़ों का डिस्क्लोजर है, और जहाँ जहाँ डिस्क्लोजर होता है वहाँ वहाँ अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। राइट, अच्छा, LODR ने रिप्लेस करा है लिस्टिंग एग्रीमेंट को। लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या हुआ करता था? लिस्टेड एंटिटीज़ को एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ आपको एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज सेबी के साथ में, इसको हमने बोला लिस्टिंग एग्रीमेंट। तो LODR ने उस लिस्टिंग एग्रीमेंट को रिप्लेस कर दिया। नॉन कंप्लाइंस अगर आपने किया है इस रेगुलेशन का, तो सेबी एक्ट 1992 में और भी ज़माने भर में अलग अलग जगह सब पीनल प्रोविज़न है, आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टीज़ वगैरह के प्रोविज़न्स हैं जो आपके ऊपर लगने वाले हैं। ये रेगुलेशन में दो तरीके का सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी है एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट भी है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहाँ लिखी है? मेन रेगुलेशन में, और स्केड्यूल्स में लिखा है प्रोसीजर रिक्वायरमेंट। भाई प्रोसीजर क्या होगा? आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर करना, तो उसका तरीका क्या होगा, ये स्केड्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी है एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट भी है। तो ये चीज़ है आपका मेन फीचर्स ऑफ LODR में। एग्ज़ाम में अगर आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेबी LODR, तो याद रखना इसमें से जो भी हमने पढ़े हैं 7-8 पॉइंट, इनमें से 3-4 पॉइंट आपके एग्ज़ाम के उस क्वेश्चन के पार्ट होने वाले हैं। चलो, काम का प्रोविज़न।
एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलेशन नंबर 3 है, राइट। रेगुलेशन नंबर 3 में एप्लीकेबिलिटी ये कि भाई ये एलओडीआर किस किस पर अप्लाई होगा, ये कहाँ मेंशन है, रेगुलेशन नंबर 3 में, राइट, बहुत ध्यान से। और रेगुलेशन नंबर 3 में है 6 कंडीशन, बहुत बढ़िया। रेगुलेशन 3 है और कंडीशन कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी पॉइंट्स हो गए वहाँ पर एप्लीकेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, 6 पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, राइट। रेगुलेशन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई करें 2 से, ये याद रखने की टेक्निक है भाई और कोई लॉजिक नहीं है, राइट। मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितने पॉइंट है रेगुलेशन 3 में, 6 पॉइंट है, राइट, बहुत ध्यान से। SEBI LODR Regulation 2015 shall apply to listed entity whose any of the following designated securities are listed on one or more RSE, राइट। हम बात करेंगे सब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, राइट। इंडिया में जो जो स्टॉक एक्सचेंज है, BSE हुआ, NSE हुआ, हर स्टेट वाइज भी एक एक स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज को हम एक शब्द बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे उसको, RSE। हम क्या बोलेंगे इसको, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। चलें अब हम 1 बाय 1 पढ़ें भाई किस किस पर एप्लीकेबिलिटी होती है। सबसे पहली बात, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड। जो भी सिक्योरिटीज़ आप लिस्ट आउट करने वाले हैं आपके मेन बोर्ड, मेन बोर्ड मतलब 2 तरह के, एक होता है NSE और एक होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE कंप्राइजेज ऑफ 50 स्टॉक्स, BSE कंप्राइजेज ऑफ 30 स्टॉक्स, राइट। BSE बहुत पुराना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE नया वाला बना था, ध्यान से। तो ये हो गए मेन बोर्ड। अच्छा, अगर आपको इनकी कंप्लाई करनी है, यहाँ लिस्टेड होना है, तो आपको कंडीशंस कंप्लाई करना पड़ेगा। LODR 3 में एप्लीकेबिलिटी है। एक दूसरा एक्सचेंज होता है जिसको हम बोलते हैं SME, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, राइट। एक और स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, SME एक्सचेंज बोलते हैं इसको हम, बहुत ध्यान से। BSE एंड NSE जो मेन बोर्ड है हमारे, इन दोनों ने अपने अपने SME भी खोल रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो BSESME.com आपको मिलेगा, और अगर NSE का ओपन करेंगे तो NSE.com नहीं है, उन्होंने नाम जो रखा है वो रखा है इमर्ज, राइट। NSE का जो SME प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या रखा है उन्होंने, इमर्ज। तो BSE पे कितनी कंपनी लिस्टेड हैं SME प्लेटफॉर्म पे, ये मैंने चीज़, अच्छा ये जो चीज़ मैंने जो यहाँ पर आपको शो करी है ये BSE SME के प्लेटफॉर्म से है एंड ये NSE के उससे है, राइट। ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन है। नंबर ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन SME टिल डेट, राइट, ये है आपकी 321 कंपनी, 321 कंपनीज जो SME प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, BSE NSE पे नहीं मिलेंगी आपको। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन SME टिल डेट 15,971.34 करोड़। टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज टिल डेट 3278। नंबर ऑफ कंपनी माइग्रेटेड टू मेन बोर्ड, मेन बोर्ड मतलब BSE NSE में कब पहुंच गई, 79 पहुंच गई। नंबर ऑफ कंपनी लिस्टेड एज ऑन डेट 242। सस्पेंड कितनी होगी, 18 कंपनीज। नंबर ऑफ कंपनी एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग 223। नंबर ऑफ कंपनीज ट्रेडेड 49। एडवांस डिक्लाइन अनचेंज, ठीक है। तो मार्केट कैप ऑफ BSE लिस्टेड कंपनीज ये रहा आपका, राइट। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसमें से लिख कर आए, आपको परफेक्ट मार्क्स मिलने वाले, राइट। NSE का इन्होंने जो बनाया है दैट इज़ कॉल्ड इमर्ज। नंबर ऑफ कंपनी लिस्टेड 192 है। मार्केट कैप कितना है, 12,639 करोड़। टोटल कैपिटल रेज कितनी करी है, 3020 करोड़ इन्होंने रेज करी है SME प्लेटफॉर्म के थ्रू। जो कंपनीज
बीएससी एनएससी पे, अरे भाई उनके रूल्स बहुत टाइट है, राइट। अगर आप उस रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे या उस रूल्स में नहीं आना चाहते हो, नहीं आ पा रहे हो, तो आपके पास हताश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप कैपिटल रेस कर सकते हैं वाया एंजल इन्वेस्टर, अलग अलग इन्वेस्टर्स एफआईआई के थ्रू, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। एसएमई एक्सचेंज पे अपने आप को, अपनी कंपनी के शेयर को लिस्ट आउट कर लें, राइट। आगे एक और कंसेप्ट है जो हमें क्या मिला साहब, आईटीपी। आईटीपी स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आईटीपी क्या है, जैसा एसएमई है वैसा ही आईटीपी है। आईटीपी एक प्लेटफॉर्म है जो एसएमई एक्सचेंज पर है, राइट। जो भी नई कंपनीज़ हैं जो मेन बोर्ड पर नहीं जा पा रही हैं, वो आईटीपी प्लेटफॉर्म पर अपना शेयर लिस्ट कराएं, और जो एसएमई में लिस्ट होगा, तो हम मोटा मोटी देखें तो एसएमई एक एक्सचेंज हो गया और आईटीपी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म हो गया, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, आईटीपी में विदाउट आईपीओ लाकर भी आप लिस्ट आउट हो सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमने ये तो बात की साहब मेन बोर्ड की, एसएमई एक्सचेंज की, आईटीपी की, राइट। आगे बोल रहा है नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ अगर आपकी कंपनी इशू कर रहा है तो भी आपको रेगुलेशन नंबर 3 में एलओडीआर फुलफिल करना पड़ेगा। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनकी हमने बात करी है। अगर आपकी कंपनी इनमें से कोई भी चीज़ इशू करने वाली है तो आपको यू नीड टू कंप्लाई कंपल्सरी बेसिस पे रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ एलओडीआर। अगर आपकी कंपनी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट लाने वाली है, राइट, आईडीआर, आईडीआर कौन लेकर आता है? आईडीआर का जिक्र है कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 380 में, राइट। जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में पैसा रेस, इंडिया से पैसा रेस करना चाहती हैं, वॉलमार्ट हुई, फ्लिपकार्ट हुई, ये सारी कंपनीज जो हैं राइट, इंडिया से पैसा रेस करना चाहती हैं, तो इंडिया में ये क्या करेंगे साहब, ये अपना शेयर्स लिस्ट नहीं होता है इनका फिर आईडीआर होगा लिस्ट, राइट। चले, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, बाहर वाली कंपनी का इंडिया में। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट अगर लाने वाले हैं तो यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। यूनिट्स इशूड ऑन म्यूचुअल फंड वाले हैं तो यहाँ पर आएगा एनी अदर सिक्योरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं और ये सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में आपको फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा? रेगुलेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास? 6 पॉइंट हो चुके हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, राइट। चले फिर रेगुलेशन नंबर 5 है एंड रेगुलेशन नंबर 6 है, छोटे छोटे से डिस्कशन है। रेगुलेशन नंबर 5 बात करता है जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लाइंस। रेगुलेशन नंबर कौन सा है यार? 5। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी दैट द फॉलोइंग पर्सन कंप्लाई विद द सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किसकी जिम्मेदारी है? ड्यूटी ऑफ फॉलोइंग पर्सन की आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। की मैनेजरल पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा, प्रमोटर्स को फॉलो करना पड़ेगा, एनी अदर पर्सन डीलिंग विद द लिस्टेड एंटिटी, इन सबको कंप्लाई करना पड़ेगा। इनकी ऑब्लिगेशन है, आपको LODR का कंप्लाई करना पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर कौन सा है? 5। रेगुलेशन नंबर 6 है जो बात करता है कंप्लाइंस ऑफिसर की, राइट, अपॉइंटमेंट। बहुत ध्यान से, तो इन्होंने बोला हर लिस्टेड एंटिटी में कम से कम एक कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे भाई? तू कौन है? कंप्लाइंस ऑफिसर, राइट। कंप्लाइंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी होगा साहब। ये व्यक्ति भी कंप्लाइंस ऑफिसर बन सकता है, राइट। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, जिस बंदे ने 3 साल अपने खून पसीना बहाया हो और फिर वो कंपनी सेक्रेटरी बना हो। फिर रेगुलेशन नंबर 30 है। हम 6 में ही 30 की बात करें, लिस्टेड एंटिटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने कंप्लाइंस ऑफिसर में चेंज किया है तो लॉ ने बोला 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स में आपको चेंज जो हुआ है वो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो आपको देने पड़ेंगे एक्सप्लेनेशन कि भाई डिले क्यों हुआ। याद रखना यहाँ पर आवर्स और डेज का ही खेल है LODR में, आपको मंथ नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि साहब यहाँ पर तो सेकेंडों में खेल हो जाता है लिस्टेड कंपनी में। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
क्या क्या जिम्मेदारियां हैं कंप्लाइंस ऑफिसर की, बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी इन्होंने। शेल एंश्योर दैट लिस्टेड एंटिटी कंप्लाई विद ऑल द रेगुलेटरी प्रोविजन, ये पॉइंट लिख के मतलब सब कुछ बोल दिया कि भाई जितने भी रेगुलेशन आपके ऊपर लग रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर, आपको देखना है कि कंप्लाइंस हुई है या नहीं हुई है। कोऑर्डिनेट विद द बोर्ड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज, इंडिया में 2 डिपॉजिटरी सो कॉल्ड CDSL एंड SDL। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये है इंडिया में 2 तरह के डिपॉजिटरी जो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में जिक्र है इनका, राइट। जो हमारे शेयर्स को फिजिकल फॉर्म को डीमैट में कन्वर्ट करते हैं प्लस डीमैट फॉर्म को पूरा डीमैट शेयर्स को पूरा रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरीज। द कंप्लाइंस रिपोर्ट शेल द कंप्लाइंस ऑफिसर शेल रिपोर्ट टू द बोर्ड RSE डिपॉजिटरी, आपको उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। आगे, द कंप्लाइंस ऑफिसर शेल एंश्योर दैट करेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द लिस्टेड एंटिटी, इन्होंने सब कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वगैरह फाइल करी है। द कंप्लाइंस ऑफिसर शेल मॉनिटर द ईमेल एड्रेस ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन एज डेजिग्नेटेड बाय द लिस्टेड एंटिटी। आपकी एक और जिम्मेदारी डाल दी कि भाई अगर कोई शेयर होल्डर ने, कोई स्टेक होल्डर ने कोई ग्रीवेंस वगैरह डाली है तो आपको उसको भी समय समय पर चेक करना पड़ेगा। कुल मिलाकर सब कंप्लाइंस ऑफिसर के जिम्मे पर ढेर सारी जवाबदारी डाल दी है। कंप्लाइंस ऑफिसर कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी, राइट। चले, हमने बात करी सब फीचर्स ऑफ LODR, राइट। हमने बात करी रेगुलेशन नंबर 3 में कितने पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो 6 पॉइंट हो गए वहाँ पर, राइट। हमने बात करी रेगुलेशन नंबर 4 में रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन की है, तो वो KMP की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी डाल दी हमने। हमने बात करी कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, रेगुलेशन नंबर 6 है। एंड एक रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 7 जो बात करता है शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की। रेगुलेशन कौन सा है यार, रेगुलेशन नंबर 7 है, राइट। बहुत ध्यान से, द लिस्टेड एंटिटी शेल इधर अपॉइंट अ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, आप अपॉइंट कर लो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। अरे भाई पहले ये तो बात करो ये होता क्या है। शेयर ट्रांसफ़र एजेंट एक इंटरमीडिएट है, राइट। काम क्या करता है सब, सेबी के पास पहली बात तो ये ऑथराइज होगा, रजिस्टर्ड होगा, राइट। सेबी के जो रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग, एक बात। दूसरी बात, काम क्या करता है, मुझे अपने शेयर्स मेरे भाई को ट्रांसफ़र करना है, मुझे अपने शेयर्स मेरे फ्रेंड को ट्रांसफ़र करना है, तो ये सारा काम कौन करेगा, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। कंपनी के पास 2 ऑप्शन, या तो ये काम आउटसोर्स कर दें या अपनी कंपनी में ही हम इन हाउस फैसिलिटी बना लें, राइट, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की। मैनेज द शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी इन हाउस, यस। कब पॉसिबल है, जब टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर एक्सीड 1 लाख, 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, सब कॉमा लगा के हैं। तो लॉ ने बोला अगर टोटल में वो 1 लाख को क्रॉस कर गए, आपको फिर इन हाउस एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जिसका शेयर ट्रांसफ़र एजेंट वाला। The listed entity shall either registered with the SEBI board, कैटेगरी 2 में SEBI बोर्ड में रजिस्टर्ड होंगे आप, या फिर अपॉइंट करो रजिस्ट्रार टू एन इशू शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, जो किसके पास है, बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है। फिर ये काम आप आउटसोर्स नहीं कर पाओगे, आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, राइट। हमने बात करी है रेगुलेशन नंबर 3 की, रेगुलेशन नंबर 5 की, 6 की, 7 की, राइट। चलो हम बात करें सब रेगुलेशन नंबर 17 है, बेहद इंपॉर्टेंट है LODR में। ये बात करा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, राइट। चले, बोर्ड डायरेक्टर्स का जब भी हम यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, वुमेन डायरेक्टर्स का आएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो हम इसको कंपेयर करते चलेंगे अपने कंपनीज एक्ट से। बहुत ध्यान से, बहुत क्लैरिटी आएगी इससे। सबसे पहली बात तो लॉ ने बोला है द BOD शेल कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लॉजिकल चीज़ है यार, कंपनीज एक्ट में भी डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं। एक बात, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, LODR बोलता है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 149 भी बोलता है कि भाई लिस्टेड कंपनी में एंड अदर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, राइट, उनमें भी 1 वुमेन डायरेक्टर तो रिक्वायर्ड है। तो एज सच ये पॉइंट तो वहाँ में कोई डिफरेंस नहीं है। नॉट लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड शेल कंप्राइजेज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट। चले,
अब ये वाला पॉइंट बेसिकली कंपनीज एक्ट में 149 में कहीं भी जिक्र नहीं है, बट जो हम वो ऑडिट कमेटी और एनआरसी और रिलेशनशिप कमेटी की बात करते हैं वहाँ पर ऐसा कंसेप्ट आपको मिलेगा कि भाई 50% क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आगे, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज शेल हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक डेट डाल दी लॉ में 1 अप्रैल 2019। जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं इंडिया में, उनमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए बाय 1 अप्रैल 2019। ये प्रोविज़न एप्लीकेबल तो वैसे भी 149 सबसेक्शन 4 की और 6 में वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आईडी का, वो तो वैसे ही लग जाएगा लिस्टेड कंपनी के ऊपर। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी शेल हैव वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर बाय 1 अप्रैल 2019, और वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, राइट। आगे, इफ़ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज़ अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर जो चेयरमैन है कंपनी का, बोर्ड का, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड शेल कंप्राइजेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देन लॉ ने बोला 1/3 क्या होंगे फिर आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। If the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, तो at least 1/2 of the board shall comprises of independent director। मतलब अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन है तो 1/3 चाहिए, और अगर नहीं है मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन है तो फिर 1/2 ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में आपको रिक्वायर्ड है, राइट। ध्यान से हमने पढ़े 4 पॉइंट। पहला वाला क्या पढ़ा भाई, बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, 50% ऑफ द बोर्ड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज़ में आपको एक आईडी चाहिए 1 अप्रैल 2019 से, एंड 1000 टॉप लिस्टेड एंटिटीज़ में आपको वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए बाय 1 अप्रैल 2019 से। फिर 2 पॉइंट है, अगर चेयरमैन बोर्ड का, राइट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 आईडी होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे बोर्ड में, और अगर एग्जीक्यूटिव है तो 1/2 ऑफ द बोर्ड में क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब अगर मेरी कंपनी में 12 हैं तो यहाँ पर कितने होना चाहिए, 4 आईडी, और यहाँ पर कितने होना चाहिए, 6 आईडी, राइट। ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इफ़ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इज़ अ प्रमोटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, जो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है और वो कौन है, प्रमोटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी है, या फिर रिलेटेड हुआ प्रमोटर से, या फिर पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन एट द लेवल ऑफ बोर्ड, भाई बोर्ड के लेवल पर मैनेजमेंट पोजीशन है या 1 लेवल बिलो द बोर्ड है, तो लॉ ने बोला यस, तो 1/2 ऑफ द बोर्ड ऑफ लिस्टेड एंटिटी शेल कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो फिर लॉ ने बोला है सब आपके 1/2 क्या होंगे, फिर आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और ये जो टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 2000 एंटिटी का हम जिक्र कर रहे हैं, ये हम डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब ये फिक्स नहीं रहने वाली हैं। आपकी कंपनी का शेयर 10 दिन में सब डबल हो गया तो आप मे बी 500, 1000 या 2000 लिस्टेड एंटिटी वाले में मार्केट कैप में क्वालिफाई कर जाएं, राइट। हम सुनते रहते हैं कि सब रिलायंस सरपासेस द मार्केट कैप ऑफ द एंटायर स्टॉक मार्केट, ये वो, तो वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, राइट। आगे रेगुलेशन नंबर 17 का सेकंड चार्ट, द बीओडी ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी या 2000 लिस्टेड एंटिटी, सब में अलग अलग डेट है। 1 अप्रैल 2019 1000 लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहा है, और 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल 2020 ये 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ जो हैं शेल कंप्राइजेज ऑफ नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर, कम से कम 6 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए आपके बोर्ड में, इससे कम की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर रिक्वायर्ड है 3। इसका मतलब आपकी कंपनी में 6 होना चाहिए, LODR में साफ साफ बोल दिया, राइट। भले ही आप बोल रहे हैं सर ये रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट, बट अगर आप कंपनी बड़ी है तो लॉ का ये मानना है कि आपको ज़्यादा डायरेक्टर से मैनेज होगा, 3 बंदों से कुछ नहीं होने वाला है।
नो लिस्टेड एंटिटी शेल अपॉइंट अ पर्सन और कंटिन्यू द डायरेक्टरशिप ऑफ एनी पर्सन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसकी उम्र कितनी हो गई है 75 ईयर्स ऑफ एज। अगर एसआर पास कर दिया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया तो कोई बात नहीं है, बट विदाउट एसआर के आप किसी ऐसे पर्सन को जो अपॉइंट नहीं कर सकते 75 उम्र वाले को, या कंटिन्यू भी नहीं कर सकते जिसकी एज कितनी हो गई 75 ईयर्स की हो गई है, राइट, ध्यान से। और हम बात कर रहे हैं एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 top 500 listed entity shall ensure that chairman of the board be non-executive director and not be related to the MD and CEO। टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई आपकी बोर्ड में जो चेयरपर्सन है बोर्ड का वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, एक बात, और वो किसी भी तरीके से MD या CEO से डिपेंडेंट रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंसी क्लॉज को फॉलो करना है आपको। मीनिंग ऑफ BOD साल में 4 मीटिंग करेगा, 120 दिन का गैप से ज़्यादा नहीं होगा 1-2 बोर्ड मीटिंग में। ये सेक्शन नंबर 173 की बात कर रहा है। और सेक्शन नंबर 174 में कोरम का जिक्र है। यहाँ पर कोरम कितनी बोला है 1/3 और 3 डायरेक्टर, और 174 में कितना है 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज़ हायर। बट LODR में कितना है 3 डायरेक्टर विच एवर इज़ हायर एंड इंक्लूड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। कोरम में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। वहाँ पर इंडिपेंडेंट सेक्शन नंबर 174 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब चाहिए, जब हम शॉर्टर नोटिस भेजते हैं तब। रिकॉल करें प्रोविज़न, मज़ा आएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, VC स्टैंड्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और by other audio visual means shall be consented for the purpose of, हम उसको काउंट करेंगे कोरम के पर्पस से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू recommend remuneration of non-executive director. The BOD shall recommend all fees compensation paid to an non-executive director या independent director, right। इनको रेमुनरेशन मिलता है, ये 149 में बात है। लॉ ने बोला आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए पड़ेगी जनरल मीटिंग में, और वो स्पेसिफाई करेंगे कि मैक्सिमम स्टॉक ऑप्शंस कितना मिल सकता है। बट थोड़ी सी बात करें सेक्शन नंबर 145 में, याद रखना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शन लेने की परमिशन नहीं है। द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय SR शेल बी ऑब्टेन्ड एवरी ईयर, हर साल आपको SR पास करना पड़ेगा, इन विच amount payable to single non-executive director exceed 50% of the total annual remuneration payable to non-executive director, वो भी all, right। अगर से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में 6 नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, मिस्टर A को, इन 6 को हम सब 10 लाख रुपए पे करते हैं फॉर एग्जांपल, राइट, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ। अब मिस्टर A को हम पे कर रहे हैं सब 5.1 लाख। तो लॉ ने बोला फिर ये साहब के लिए आपको हर साल क्या पास करना पड़ेगा, SR पास करना पड़ेगा। टोटल रेमुनरेशन हम जो पे करते हैं सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव को, उसका 50% अगर हम एक नॉन एग्जीक्यूटिव को पे कर रहे हैं, सो लॉ ने बोला आपको SR पास करना पड़ेगा, ताकि शेयर होल्डर को भी तो पता चले ऐसी क्या विशेषता है कि साहब को हम 50% ऑफ द टोटल रेमुनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे करते हैं। आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, रेगुलेशन नंबर कौन सा है हमारे पास 17A। अ पर्सन शैल नॉट बी डायरेक्टरशिप इन मोर देन 8 लिस्टेड एंटिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, राइट। मैक्सिमम डायरेक्टरशिप का सेक्शन नंबर 165 है, सॉरी 175 है, वहाँ पर जो बात करता है ना 165 है, 164 डिस्क्वालिफिकेशन है एंड 165 मैक्सिमम डायरेक्टर की बात करता है। तो वहाँ पर है 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप हो सकती है, यहाँ पर कितना बोल रहा है 8 से ज़्यादा नहीं होगी। इन नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, राइट। फिर एक कम और कर दी, अ पर्सन शैल नॉट सर्व एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी,
राइट। एक पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 से ज़्यादा में नहीं हो सकता लिस्टेड एंटिटी में। रेगुलेशन नंबर कौन सा है? 17A। A person who is serving as a whole time director or MD in any listed entity shall not serve as independent director in more than 3 listed entity। अगर कोई पर्सन होल टाइम डायरेक्टर है, एमडी है, किसमें? किसी लिस्टेड एंटिटी में, तो वो किसी दूसरी 3 से ज़्यादा लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 17A सबसे पहला पॉइंट 1 अप्रैल 2019 में 8 का था, 20 में 7 का कर दिया, और फिर 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और अगर आप किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हैं या एमडी हैं तो फिर तो 3 से ज़्यादा में आप आईडी हो ही नहीं सकते। ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू आईडी, रेगुलेशन नंबर 25 है। No person shall be appointed or continue as an alternate director for an independent director of a listed entity from 1st October 2018, राइट। मतलब हमने बात करी साहब कि आप alternate डायरेक्टर नहीं बन सकते। आईडी का टेन्योर क्या होगा? जो कंपनीज एक्ट में मेंशन है, और साल भर में 1 मीटिंग तो करेगा ही, राइट। shall submit a declaration regarding his independence in every financial year। और ये चीज़ 149 में भी अलग से जिक्र है कि भाई आपको अपनी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आज भी आप इंडिपेंडेंट हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2018, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेटेड एज ऑन 31st March ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शेल अंडरटेक। आपको क्या लेना पड़ेगा? डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस, D&O इंश्योरेंस for all their IDs of such quantum for the risk as may be determined by the board, right। सब कल के दिन अगर कोई गलत फैसला हो गया और उसके कारण लॉस हुआ तो याद रखना बेचारे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से आप रिकवर नहीं करोगे, फिर वो इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा आएगा। और याद रखना वो बंदे ने गुड फेथ में काम किया था, फ्रॉड करके काम किया तो निपटेंगे 447 में, राइट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में, सब कंपनी का काम कर रहे हैं, बाई चांस कोई गलत डिसीजन हो गया जिसके कारण लाइबिलिटी आ गई, लॉ ने बोला उसको रेम्युनरेशन मिलता है 10 लाख का, आप उससे 1 करोड़ रुपए कैसे वसूलोगे? गलत हो जाएगा, तो फिर आपको उसके लिए इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर 24 है जो बात करता है सेक्रेटरियल ऑडिट की। एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडीज इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? जो इंडिया में। shall undertake secretarial audit and shall annex with the annual report secretarial audit report, जो कौन देगा? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, राइट। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? सेक्शन नंबर 204 है कंपनीज एक्ट का, वहाँ पर भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को ही जिम्मेदारी दी गई है। और LODR में भी वही चीज़ है कि भाई LODR में कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो है वो सेक्रेटरियल ऑडिट करेगा लिस्टेड एंटिटी का या मटेरियली अनलिस्टेड सब्सिडीज़ जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, राइट। बहुत ध्यान से याद रखना, रेगुलेशन नंबर 17 काम का है, 17A काम का है, 25, 24A काम के हैं। ये रेगुलेशन एग्जाम में सिंगली 5 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। रेगुलेशन नंबर 17A 24 के बाद अब हम डिस्कशन करें रेगुलेशन नंबर 24 का। और रेगुलेशन नंबर 24 बात करता है सब्सिडीज ऑफ लिस्टेड एंटिटी के बारे में, राइट। चले, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सब्सिडीज ऑफ लिस्टेड एंटिटी। सबसे पहला पॉइंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब फिर बोर्ड आ जाएगा वहाँ पर। रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी। बहुत ध्यान से, लिस्टेड कंपनी की जो मटेरियल सब्सिडीज़ हैं, सबसे पहले तो हम जिक्र करें कि भाई ये मटेरियल सब्सिडी होता क्या है। तो उन्होंने नीचे डिफाइन किया है, मटेरियल सब्सिडी मीन्स अ सब्सिडी हुज इनकम और नेटवर्थ एक्सीड 20% of the consolidated income or net worth respectively of the listed entity and its subsidies in the immediately preceding accounting year, right। बहुत ध्यान से, मटेरियल सब्सिडी वो होती है जो 20% मीन्स अ सब्सिडी जिसकी इनकम या नेटवर्थ टोटल लिस्टेड एंटिटी की नेटवर्थ का 20% से ज़्यादा एक्सीड करे प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में, उसको हमने क्या क्लासीफाई कर दिया? मटेरियल सब्सिडी, राइट। याद रखना 20% ऑफ द कंसोलिडेट इनकम एंड नेटवर्थ रिस्पेक्टिवली
ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडी, पूरे ग्रुप की मिलाकर जो भी आ रही है उसका 20% अगर किसी सब्सिडी, तो हम क्या बोलेंगे इसको, मटेरियल सब्सिडी। आगे, तो ऐसी मटेरियल सब्सिडी में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शेल बी द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और नॉट, राइट। बहुत ध्यान से, तो मेरी लिस्टेड एंटिटी का जो आईडी है वही यहाँ पर मटेरियल सब्सिडी में क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कॉमन पॉइंट, राइट, सॉरी, वही वहाँ पर डायरेक्टर बनेगा। शेल बी अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, डायरेक्टर वर्ड यूज हुआ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वर्ड, मतलब जो लिस्टेड एंटिटी का, जो लिस्टेड एंटिटी मेन कंपनी है उसका जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो मटेरियल सब्सिडी में डायरेक्टर बनेगा। एक पॉइंट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडी। मिनट्स का जिक्र कहाँ है, सेक्शन नंबर 118 में। सब मिनट्स मतलब समरी ऑफ द प्रोसीडिंग, सब मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ उसकी समरी को हमने क्या बोला है, मिनट्स। द ऑडिट कमेटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शेल रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी, जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसको हमें ध्यान रखना है। आगे, द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडी शेल बी प्लेस ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। अपन को कहाँ पर रखने हैं, वो लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड में रखने पड़ेंगे, राइट। लिस्टेड एंटिटी की जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें रखने पड़ेंगे अनलिस्टेड कंपनी के मिनट्स। डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडीज, जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हैं अनलिस्टेड सब्सिडीज़ के। अच्छा, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मतलब मीन्स एनी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन दैट एक्सीड, एक सिंगल ट्रांजेक्शन है और वो कितना हो रहा है, एक्सीड 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस और टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज एज द केस मे बी ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडी फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। बहुत ध्यान से, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हमने कैसे आइडेंटिफाई करा, लॉ ने बोला अगर वो टोटल रेवेन्यू का 10% का हिस्सा है या टोटल एक्सपेंसेस का, टोटल एसेट्स का, टोटल लायबिलिटीज का, चार चीज़ें हैं, इनमें से किसी का भी 10% निकाला और जो हमने सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन किया है वो 10% के अमाउंट के बराबर है, तो फिर उसको हमने सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन माना है और आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। बहुत ध्यान से, मटेरियल सब्सिडी कंपनी लिस्टेड एंटिटी प्लस सब्सिडी को मिलाकर 20%। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब जो अनलिस्टेड सब्सिडी कंपनी का ट्रांजेक्शन है, अनलिस्टेड सब्सिडी के रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस हैं, असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ है, इनमें से किसी का भी 10%, सबका 10% निकाल दो और अगर वो ट्रांजेक्शन का वैल्यू जो है वो इनका 10% को टच कर जाता है तो उस ट्रांजेक्शन को हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में क्लासीफाई कर देंगे और अकॉर्डिंगली आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ध्यान से, राइट। फिर से मटेरियल सब्सिडी में 20% किसका देखना है, लिस्टेड एंटिटी प्लस सब्सिडीज का, और सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में अनलिस्टेड का ही देखना है हमको, राइट। चले सेकंड चार्ट, रिक्वायरमेंट फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर होल्डिंग बिलो 50% इन मटेरियल सब्सिडी। कुछ केसेस होंगे जिसमें आपको मटेरियल सब्सिडी में आपको 50% से कम की होल्डिंग रखनी है। एक्सेप्ट बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग अ लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट रिक्वायर्ड, अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नहीं रिक्वायर्ड है। डिस्पोज ऑफ शेयर इन दिस मटेरियल सब्सिडी रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ शेयर होल्डिंग टू लेस देन 50%, मतलब अगर आपको कम करना है, अच्छा कम करना है मतलब आपकी कंपनी पैसा उठा रही है, अपने शेयर्स होल्डिंग बेच रहे हो तो मतलब आप पैसा रेस कर रहे हो, लॉ ने बोला एसआर पास करो। एसआर कब रिक्वायर्ड नहीं है, अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो, या फिर सीजेस द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ओवर द सब्सिडी, राइट। इन दोनों केसेस में आपको एसआर पास करने पड़ेंगे, बट एसआर की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये होल्डिंग कम कर रहे हो ड्यू टू रिक्वायर्ड वेयर सच डिसइन्वेस्टमेंट इज मेड अंडर अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ड्यूली अप्रूव बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल, इसके कारण ये डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, या
अंडर अ रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द IBC कोड 2016 एंड डिस्क्लोज टू द RSC, एक दिन के अंदर रेजोल्यूशन प्लान जब से अप्रूव हुआ है, राइट। इन दोनों केस में आपको SR वैसार की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनके अलावा अगर आप अपनी होल्डिंग कम कर रहे हो देन यू नीड टू टेक कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। आगे, रिक्वायरमेंट फॉर सेल ऑफ असेट्स ऑफ द मटेरियल सब्सिडी एक्सीडिंग 20%। सेलिंग, अब इसके लिए थोड़ा सा अगर हम जाएं तो सेक्शन नंबर 180 में ऐसा कोई जिक्र है जहां पर हम सेल डिस्पोज ऑफ करते हैं, राइट। चलें, अंडरटेकिंग, होल ऑफ द अंडरटेकिंग वाला कॉन्सेप्ट है। सेलिंग, लीजिंग, डिस्पोजिंग ऑफ असेट्स एक्सीडिंग 20% ऑफ द असेट्स ऑफ द मटेरियल सब्सिडी ऑन एन एग्रीगेट बेसिस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर शैल रिक्वायर दिस शेयर। आपको SR पास करना पड़ेगा, बट फिर से वही पॉइंट है, अगर SR की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो दोनों पॉइंट ये वाले हैं, कौन कौन से हैं? पहला वाला, अगर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला है मर्जर ऑफ स्कीम के तहत तो अलाउड है, या IBC में रिजोल्यूशन प्लान बन रहा है। रिजोल्यूशन प्लान मतलब वो क्रेडिटर का पैसा वापस करने के लिए जो आपने प्लान बनाया है उसके लिए एसेट्स बेच रहे हैं, तो SR की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे पास में रिक्वायरमेंट की। रेगुलेशन नंबर कौन सा है? 24, राइट। सेक्शन नंबर नहीं है, रेगुलेशन नंबर है ये। आगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, रेगुलेशन नंबर कौन सा है? 13 है। मतलब हम बात कर रहे हैं साहब, आप जो कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं वो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सेबी ने एक कंसेप्ट दिया, इसका नाम है स्कोर्स। द लिस्टेड एंटिटी शेल एंश्योर दैट इट इज़ रजिस्टर्ड ऑन द स्कोर्स प्लेटफॉर्म। लिस्टेड एंटिटी को चेक करना पड़ेगा, क्या आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म जो सेबी की वेबसाइट पर है वहाँ पर आप रजिस्टर्ड हैं क्या। इन ऑर्डर टू हैंडल द इन्वेस्टर कंप्लेंट, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर आपको नहीं बोलेगा कंपनी को, वो स्कोर्स पर अपडेट करेगा कि भाई मुझे किस कंपनी से शिकायत है। द लिस्टेड एंटिटी शेल फाइल विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेंट। हर लिस्टेड एंटिटी की जिम्मेदारी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज RSE को एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पर। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ का, राइट। आपको क्वार्टरली बेसिस पर, क्वार्टर खत्म हुआ 21 डेज में स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, और उस स्टेटमेंट में आने वाली है 4 चीज़ें। पहला, कितनी कंप्लेंट्स पेंडिंग थी ये क्वार्टर स्टार्ट होने के पहले, कितनी इस क्वार्टर के बीच में मिली है, कितनी हमने डिस्पोज ऑफ कर दी हैं और कितनी अनसॉल्व्ड रह गई हैं एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर 13 में क्वार्टर ख़त्म होने से, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स वाले क्वार्टर की, हम और कोई क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है क्वार्टर ख़त्म होने से। तो लॉ ने बोला क्वार्टर ख़त्म होने से 21 डेज़ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये स्टॉक एक्सचेंज RSE को स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, राइट। चले, ये हुआ रेगुलेशन नंबर 13, ये हुआ रेगुलेशन नंबर 24। और रेगुलेशन नंबर 24 में फिर से बोल रहा हूँ सब, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसमें कि भाई आपने 24 मटेरियल सब्सिडी 20% है, वो भी काहे का, लिस्टेड एंटिटी प्लस सब्सिडी का, और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन 10% है खुद का, राइट। 24 के 2 चार्ट्स हमारे पास, और हमने पढ़ा रेगुलेशन नंबर 13 में जिसमें क्या था, आपकी कंप्लेंट्स का जिक्र था, राइट। चल, हमने बात की है रेगुलेशन नंबर, राइट, 13 की बात की है, और 13 में क्या था आपका, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। नेक्स्ट रेगुलेशन है वो बात करता है रेगुलेशन नंबर 23 की, और रेगुलेशन नंबर 23 बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, राइट। बहुत ध्यान से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करें, थोड़ा सा याद करें हम, कंपनी लॉ में सेक्शन नंबर 188 हुआ करता था जो बात करता था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, जहां पर रिलेटेड पार्टीज डिफाइंड थी सेक्शन 2 क्लॉज 76 में। लगभग वैसा ही कुछ जिक्र है कि भाई आपको डिस्क्लोजर देना है, अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी कमेटी वगैरह की। रेगुलेशन नंबर कौन सा हमारे पास, 23। चलिए शुरू करें हम। पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड
द लिस्टेड एंटिटी शेल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी। मटेरियलिटी मतलब हम बात कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है। मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, याद रखना सिर्फ ट्रांजैक्शन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ट्रांजैक्शन मटेरियलिटी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। मीन्स इफ़ अ ट्रांजैक्शंस टू बी एंटर्ड इनटू इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर, मतलब एक व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन किया है या ग्रुप ऑफ पर्सन ने विद प्रीवियस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, आपने एक ट्रांजैक्शन किया या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं फाइनेंशियल ईयर में, और वो एक्सीड होता है 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी का, तो लॉ ने बोला उसको हमने बोला है ये है हमारा मटेरियल ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज़ के बीच में, राइट। बहुत ध्यान से, तो ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है आपका और वो 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा ट्रांजैक्शन हुआ मटेरियल ट्रांजैक्शन। आगे, अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी। आपको किसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड है? ऑडिट कमेटी की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। ऑडिट कमेटी कौन सा वाला? अपना सेक्शन नंबर 177 वाला, राइट। आगे, ये जो ऑडिट कमेटी है वो आपको ओमनिबस अप्रूवल भी दे सकती है। ओमनिबस अप्रूवल मतलब एडहॉक अप्रूवल, एडवांस में अप्रूवल, उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनिबस अप्रूवल। मे ग्रांट ओमनिबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी एंटर्ड इनटू बाय द लिस्टेड एंटिटी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शंस है वो आपको कैसे लेना है? प्रायर अप्रूवल लेना है ऑडिट कमेटी की, और ऑडिट कमेटी आपको ओमनिबस अप्रूवल भी दे सकता है, राइट। ओमनिबस अप्रूवल मतलब हमने एडहॉक दे दिया कि भाई 10 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए आपको बार बार अप्रूवल के लिए नहीं आना है, उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनिबस अप्रूवल। इन केस अ ट्रांजैक्शन इज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब वो 10% वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, तो इट शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू अ रेजोल्यूशन। बहुत बढ़िया, आपको शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। द रिलेटेड पार्टी शैल नॉट वोट टू अप्रूव सच रेजोल्यूशन, और जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं वो उस रेजोल्यूशन पर वोट नहीं डाल सकते हैं। रेगुलेशन नंबर 23 की ये बात है, राइट। और इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि भाई हम ट्रांजैक्शन को मटेरियल कब मानते हैं? जब वो ट्रांजैक्शन चाहे तो इंडिविजुअली लें या फिर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी ट्रांजैक्शन सबको हमने क्लब करा और वो 10% है किसका? एनुअल कंसोलिडेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी का, तो फिर लॉ ने बोला उस ट्रांजैक्शन को हमने क्या माना है? मटेरियल ट्रांजैक्शन माना है विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर एज पर रेगुलेशन नंबर 23 के हिसाब से, राइट। चलो, इंपॉर्टेंट 10% वाला पॉइंट था। रेगुलेशन नंबर 31 बात करता है होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट। रेगुलेशन नंबर कौन सा है? 31 है, जो बात करता है होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबमिशन ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न। द लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड एंटिटी किसको सबमिट करेगी? स्टॉक एक्सचेंज को। आपको एक स्टेटमेंट देना है जो क्या शो कर रहा है? होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी, कितनी आपके शेयर्स की होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये देना है आपको। कब सबमिट करना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रहा, राइट। 1 डे प्रायर टू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आपको जब लिस्टिंग होने जा रही है उसके एक दिन पहले सबमिट करना है कितनी होल्डिंग है आपकी। एक बात, क्वार्टरली बेसिस बात करें तो हर एक क्वार्टर ख़त्म होने के बाद 21 डेज़ में आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, क्वार्टर ख़त्म होने के बाद। Within 10 days of any capital restructuring of the listed entity, अगर हम कोई कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, राइट, इन द लिस्टेड एंटिटी रिजल्टिंग इन चेंज एक्सीडिंग 2% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, तो उसके 10 दिन में आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। किसको? स्टेटमेंट देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, राइट। चलें, शेयर प्रमोटर शेयर होल्डिंग टू बी इन द डीमेटलाइज फॉर्म। ऑब्वियसली साहब, प्रमोटर की होल्डिंग क्या होना चाहिए? डीमेट फॉर्म में। द लिस्टेड एंटिटी शेल एंश्योर दैट 100% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप वो डीमेट फॉर्म में होना चाहिए,
और शैल बी मेंटेन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस पे भी वो डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। आपको फिर से वो रीमटेरियलाइजेशन करके फिजिकल में कन्वर्ट नहीं करवाना है। In case of listed entity which have listed their specified securities on SME exchange, हमने फर्स्ट चार्ट में बात की थी भाई SME exchange क्या होता है, राइट। द अबव स्टेटमेंट सबमिट करना है आपको हाफ ईयरली बेसिस पर 21 डेज़ के अंदर। हाफ ईयरली ख़त्म हो रहा है, तब से आपको 21 डेज़ में 6 महीना ख़त्म हो गया, 21 दिन में ये स्टेटमेंट सबमिट करना है। मेन बोर्ड है तो अलग अलग ड्यूरेशन है, वहाँ पर आपको क्वार्टरली बेस पर देना है, रीस्ट्रक्चरिंग के 10 दिन में देना है और लिस्टिंग के 1 दिन पहले देना है आपको। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, राइट। चलें, इंपॉर्टेंट चीज़ था रेगुलेशन नंबर 31। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में, और ये है आपका रेगुलेशन नंबर 33, राइट। द फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग पॉलिसी, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, राइट। जो भी आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो अक्रूवल बेसिस से फॉलो करना है एंड यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। बेसिक पॉइंट है, सबको पता है। मैनर ऑफ अप्रूवल ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, द क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी अप्रूव्ड बाय द BOD। ये तो BOD रिक्वायर्ड है। ईयरली को फिर वो अप्रूव कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स, राइट। ये तो बोर्ड मीटिंग में हो जाते हैं। साइन कौन करेगा यार, चेयरपर्सन साइन कर दे, MD, होल टाइम डायरेक्टर, एनी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज करा है वो साइन कर दे, और फिर हम किसको सबमिट कर देंगे, स्टॉक एक्सचेंज को, राइट। तो 33 में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं वो अक्रूवल अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना है, एक बात, प्लस यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करना है, अब बार बार चेंज नहीं करनी है। अप्रूवल कौन देगा इनका, तो उन्होंने बोला क्वार्टरली बेस पर अप्रूवल कौन देगा साहब, बोर्ड अप्रूवल देगा, एक बात है। साइन कौन करेगा, कौन कौन साइन कर सकता है, चेयरपर्सन साइन करे, MD साइन करे, होल टाइम डायरेक्टर या और कोई व्यक्ति भी साइन कर सकता है। देन सबमिट करना है किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। ड्यूटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी शैल अंडरटेक अ लिमिटेड रिव्यू ऑफ द ऑडिट of all entities and companies whose accounts are to be consolidated with the listed entity as per AS 21, राइट। हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेशन वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, उसके अकॉर्डिंग कंसोलिडेट करना है। तो लॉ ने बोला ड्यूटी किसकी है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, कि आपको सारी की सारी एंटिटीज़ का लिमिटेड रिव्यू तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो रेगुलेशन नंबर 33 में काम की बात हमारे पास ये वाली चीज़ है, राइट, जो हमने फर्स्ट चार्ट में देखी है। सेकंड चार्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना है क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज 45 डेज़ के अंदर। हर एक क्वार्टर ख़त्म होने के 45 डेज़ के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट लास्ट क्वार्टर। मतलब हम बात कर रहे हैं जनवरी से लेकर मार्च वाले क्वार्टर को छोड़कर हर क्वार्टरली रिजल्ट देने पड़ेंगे। से फॉर एग्जांपल अप्रैल में जून का रिजल्ट 45 डेज़ में आएगा कि भाई हमने इस क्वार्टर के रिस्पेक्ट में इसके प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट कमाया है, राइट। 2020 का अप्रैल में जून का क्वार्टर और 19 का अप्रैल में जून के क्वार्टर में कितना प्रॉफिट में उतार चढ़ाव है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और ये डिक्लेरेशन देना है क्वार्टर रिजल्ट्स का क्वार्टर ख़त्म होने के 45 डेज़ के अंदर। एक बात, लिस्टेड एंटिटी की कुछ सब्सिडीज़ कंपनी हैं, द लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट, आपको सब्सिडी कंपनी की भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब भले ये ऑडिटेड हो या अनऑडिटेड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 60 दिन के अंदर, जब से फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, राइट। ध्यान से, द लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, आपको ये देना है 60 दिन के अंदर। द लिस्टेड एंटिटी शेल ऑल्सो सबमिट एज पार्ट ऑफ इट्स स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स
फॉर द हाफ ईयर बाय वे ऑफ नोट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द हाफ ईयर, ये आपको देने पड़ेंगे। ध्यान से, ये सबमिशन वाली बात है और ये है हमारा सेकंड चार्ट। रेगुलेशन नंबर कौन सा है यार आपका? 33 की हमने बात की है, राइट। रेगुलेशन नंबर 33 में फर्स्ट पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट था जो हमने बात कर ली है, और रेगुलेशन नंबर 33 का जो सेकंड चार्ट है उसमें क्वार्टरली रिजल्ट एक्सेप्ट लास्ट क्वार्टर ऑफ 45 डेज में देना पड़ेगा। अच्छा, क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑडिटेड हो अनऑडिटेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सिडीज़ है उनके भी देना पड़ेगा आपको। एक बात, एनुअल बात करें तो ऑडिटेड होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से 60 दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा, और हम सबमिट करेंगे किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। और लिस्टेड एंटिटी सबमिट करेगी स्टैंड अलोन, CFS आपको देना है हाफ ईयर का बाय वे ऑफ नोट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द हाफ ईयर, राइट। नेक्स्ट रेगुलेशन जो हमारे पास है वो है आपका रेगुलेशन नंबर 29, एंड रेगुलेशन नंबर 29 बात करता है प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, राइट। मतलब आप कुछ भी काम करने वाले हैं, सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा बहुत ध्यान से, राइट। इनफैक्ट बोर्ड डायरेक्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा ध्यान से। इंटीमेशन फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट शैल बी गिवन एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस, राइट। मतलब आप किसी भी मैटर के लिए कोई बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं तो आपको उसकी इंटीमेशन, प्रायर इंटीमेशन बोर्ड मीटिंग करने के पहले किसको देनी पड़ेगी? स्टॉक एक्सचेंज को, ताकि स्टॉक एक्सचेंज को पता रहेगा कि ये फलाना फलाना मैटर डिस्कस होने वाला है इस तारीख की बोर्ड मीटिंग में, राइट। चलें, अबाउट द बोर्ड मीटिंग इन विच एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इज ड्यू टू बी कंसिडर्ड, राइट। अगर इनमें से कोई हम चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं बोर्ड मीटिंग में, तो लॉ ने बोला आपको जब भी डिस्कस करने वाले हों जिस भी बोर्ड मीटिंग में, उसके 2 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा। कौन कौन से मैटर्स होते हैं? पहला पॉइंट है इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। अगर आप क्या इशू करने वाले हैं? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। अब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ में हर एक चीज़ जो कन्वर्ट होगी इक्विटी में, वो सारी चीज़ें आपको, क्योंकि जब भी आप इक्विटी में कन्वर्ट होगा मतलब इक्विटी कैपिटल बढ़ेगा, इक्विटी कैपिटल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो फ़र्क पड़ेगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ेंगे। तो लॉ ने बोला साहब इससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी, आपको इंटीमेशन देना है स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिन पहले एडवांस में। सेकेंड, फंड रेजिंग बाय FPO, राइट इशू, ADR, GDR एटसेट्रा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, फंड इशू बाय फर्दर ऑन पब्लिक ऑफर, FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, राइट इशू। इनके थ्रू अगर आप फंड रेज कर रहे हैं, मतलब आप पैसा ले रहे हैं, तो सामने वाले को अपने इक्विटी शेयर इशू करेंगे। इक्विटी शेयर इशू करोगे मतलब कैपिटल आपकी बढ़ गई, तो लॉ ने बोला है साहब ये भी आपको इंटीमेशन देना है। प्रपोजल ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, अगर आप बायबैक करने वाले हैं तो सेक्शन नंबर 68 जो है कंपनीज एक्ट का, उसके थ्रू बायबैक होगा। याद रखना बायबैक बहुत अच्छी खबर है, राइट। इनफैक्ट कैपिटल लेने से अच्छी खबर बायबैक की है। बायबैक इसलिए अच्छा है क्योंकि साहब हम पब्लिक के पैसे वापस कर रहे हैं, मतलब मेरी कंपनी में खूब पैसा पड़ा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मेरी कंपनी को भी फर्दर एक्सपेंशन नहीं करना, हम अपनी इक्विटी जो लायबिलिटी है उसको हम कम कर रहे हैं, तो बायबैक का प्रपोजल अगर कुछ है तो उसकी इंटीमेशन भी आपको किसको देनी पड़ेगी? स्टॉक एक्सचेंज को। प्रपोजल फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग बाय द लिस्टेड एंटिटी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, अगर हम वॉलंटरी डीलिस्ट करने वाले हैं इसकी इंटीमेशन भी देनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, राइट, अगर आप डिविडेंड की बात करें तो लॉ ने बोला है इसकी इंटीमेशन भी आपको देनी पड़ेगी। या फिर अगर हम बोनस शेयर देना चाहते हैं, राइट, तो आपको ये भी इंटीमेशन देनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से, राइट। बोनस शेयर्स का सेक्शन नंबर 63 है, ध्यान से। तो आपको ये सारे काम अगर आपको कोई भी करना है तो 2 दिन पहले आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी, किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। एक बात। दूसरी बात, इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग की फिर से इंटीमेशन देनी है अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स दे रहे हैं, राइट। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो सकता है हम क्वार्टरली दे दें, हो सकता है हम हाफ ईयरली और एनुअली दे दें, मतलब हो सकता है क्या हमको देने ही पड़ेंगे। इनफैक्ट लॉ में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉ ने बोला अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको उस जिस बोर्ड मीटिंग में कर रहे हैं तो आपको देनी पड़ेगी इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को, वो भी 5 दिन पहले। और 5 दिन कौन से? वर्किंग डेज इन एडवांस।
एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, उन दोनों दिन को हटा दें। उसके अलावा सीधे सीधे साफ साफ 5 वर्किंग डेज में आपको पहले इंटीमेशन देनी है। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। किसके बारे में? अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, क्वार्टरली वाले, हाफ ईयरली वाले या एनुअल वाले। इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ओवर ऑल्टरेशंस, अगर हम कोई ऑल्ट्रेशन करने वाले हैं तो उसकी आपको एडवांस में अप्रूवल देनी है, आपको इंटीमेशन देनी है 11 वर्किंग डेज़ में, राइट। बहुत ध्यान से, पहले वाले में 2 दिन में था, आपको 2 दिन में इंटीमेशन देनी है इन सब चीज़ों की, 5 दिन में देनी है फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, और 11 डेज़ में देनी है अगर कोई ऑल्ट्रेशन हम कर रहे हैं। एनी ऑल्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ दैट आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड शेयर्स हैं और उसमें हम किसी भी प्रकार का ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसकी इंटीमेशन आपको 11 वर्किंग डेज पहले देनी पड़ेगी। मतलब से फॉर एग्जांपल हम कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू को कंसोलिडेट कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं हम उसका, राइट, तो भी आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी। एनी ऑल्ट्रेशन इन द डेट ऑन विच द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और बॉन्ड और रिडम्पशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड शैल बी पेबल, मतलब आपने बोला था सर हम 25 ऑफ मार्च को पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, आप उसको बोल रहे नहीं यार हम तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सब 15 अप्रैल के आसपास करेंगे, तो लॉ ने बोला ऐसा कुछ भी हो रहा है। या फिर रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल शेयर्स में चेंज हो रहा है, डिबेंचर में चेंज हो रहा है, तो लॉ ने बोला कुछ भी हो रहा है आपको इसकी इंटीमेशन 11 वर्किंग डेज पहले देनी पड़ेगी। ये हमारे पास रेगुलेशन नंबर कौन सा हुआ यार? 29, राइट। आगे चले, फिर एक रेगुलेशन नंबर 42 है और ये बात करता है रिकॉर्ड डेट की या फिर क्लोजर ऑफ ट्रांसफर बुक। सब पहले पे आप बात करें हम रिकॉर्ड डेट क्या होता है, तो रिकॉर्ड डेट एक डेट होती है जिसमें हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। क्यों? टू डिटरमाइन द एलिजिबल शेयर होल्डर। हमको जब भी से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी डिविडेंड देने वाली है, राइट, या फिर मेरी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करने वाली है, या फिर मेरी कंपनी राइट इशू लाने वाली है, या तो मेरी कंपनी डिविडेंड देने वाली है, बोनस शेयर्स राइट इशू लाने वाली है, तो लॉ ने बोला है अरे यार प्रॉब्लम कहाँ पर है। से फॉर एग्जांपल हम डिविडेंड की बात करें, अब मेरी कंपनी की चल रही है ट्रेडिंग में शेयर्स खरीदते बेचते हैं, राइट। अब कोई पर्टिकुलर शेयर मैंने ख़रीदा सुबह 9:30 बजे स्टॉक मार्केट से, और मैंने 3:30 बजे बेच दिया, क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? क्या डिपेंड करता है उस दिन आपने होल्ड करा कि नहीं करा। नहीं, मैंने होल्ड नहीं किया तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। वही शेयर मैंने खरीदा 3:30 बजे 3:15 बजे बेच दिया, 3:20 पे किसी और ने खरीदा, उसने नहीं बेचा, नेक्स्ट डे जाके बेचा, तो लॉ ने बोला हम किसको डिविडेंड देंगे? वो शेयर के रिस्पेक्ट में तो हम एक बार ही डिविडेंड देंगे और अलग अलग शेयर होल्डर को नहीं देंगे। तो हम निकालते हैं एलिजिबिलिटी कि भाई कौन सा शेयर होल्डर ये शेयर लेने के लिए एलिजिबल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करते हैं। से फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोल दिया 15 मई 2020 इज़ अवर रिकॉर्ड डेट। इस दिन हम डिविडेंड हम इस दिन का बात करेंगे, राइट। इस दिन जो शेयर होल्डर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। बट कंपनी ये रिकॉर्ड डेट जब देती है इसके पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर देगा। तो कंपनी बोल देगा 10 मई 2000 से 17 मई तक हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज रहेगा। इसका मतलब जो भी पर्सन ने 9 तारीख को शेयर्स लिया और 9 तारीख को शेयर्स नहीं बेचा, उस बंदे का नाम कहाँ आ गया? इस बुक में आ गया। मैंने 11 तारीख को शेयर लिया, मेरा नाम उसमें एंट्री नहीं होगा क्योंकि बुक हो गई है क्लोज, राइट। तो 9 तारीख को जिसने शेयर्स लिया और वो होल्ड करे रहा अप टू 15 तक, बहुत ध्यान से, जिस पर्सन ने 9 को शेयर लिया, 9 मई को शेयर लिया, उसने शेयर को नहीं बेचा और वो पर्सन वही शेयर को 15 तारीख तक रखे रहा, देन ही इज़ एलिजिबल फॉर डिविडेंड। एक केस। दूसरा केस,
9th को शेयर लिया, 14th को बेच दिया, 14th मई को बेच दिया, वो पर्सन का नाम बुक में तो है बट उसने शेयर बेच दिया, देन ही इज़ नॉट एलिजिबल। मैंने शेयर 11 तारीख को लिया, 11 को लिया और मैंने 17 तक होल्ड करा, 20 तक होल्ड करा, मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है, राइट। चले ध्यान से, तो ये एक पर्पज़ है जिसके लिए हम बुक क्लोजर की बात करते हैं। इंटीमेशन ऑफ रिकॉर्ड डेट इन सर्टेन केसेस, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट इंटीमेट देनी पड़ेगी। इशू ऑफ राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर, कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक मर्जर, अमालगमेशन, डीमर्जर, स्प्लिट, बोनस शेयर्स, इन सब के लिए आपको रिकॉर्ड डेट देनी पड़ेगी। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को एडवांस में इंटीमेट करना पड़ेगा 7 डेज पहले, कम से कम 7 दिन पहले तो आपको बताना ही पड़ेगा। टाइम लिमिट फॉर रिकमेंडिंग एंड डिक्लेयरिंग डिविडेंड, ये हमको डिविडेंड में भी पढ़ा है, एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट फिक्स फॉर द पर्पज़, राइट। आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है का 5 दिन पहले करना पड़ेगा, कम से कम एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज का गैप तो होना ही चाहिए। रिकॉर्ड डेट जो आपने फिक्स की है, रेगुलेशन नंबर कौन सा है यार? 42 है, राइट, बहुत ध्यान से। फिर है वेबसाइट की बात, रेगुलेशन नंबर कौन सा है? 46 है। मैंडेटरी टू मेंटेन अ फंक्शनल वेबसाइट, भाई फंक्शनल मतलब ऐसा ना आपकी वेबसाइट तो है बट वो चल ही नहीं रही है, अटकी पड़ी है, राइट, गलत बात। जब भी करते हो नो डेटा फाउंड आ जाता है। कंटेनिंग द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी की बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें रहनी चाहिए फंक्शनल वेबसाइट में। मैंडेटरी डिसेमिनेशन ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन, मतलब अवेलेबिलिटी, इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको वेबसाइट पर देनी ही पड़ेगी। डिटेल्स ऑफ इट्स बिजनेस, आपके बिजनेस का डिटेल क्या है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपोजिशन ऑफ वेरियस कमिटीज ऑफ बोर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल, डिटेल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म, पॉलिसीज ऑन डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, email address for grievances redressal and other relevant details, financial information including complete copy of the annual report including balance sheet and P&L account, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इतनी सारी चीज़ें आपको आपको वेबसाइट पे तो देनी पड़ेगी। रेगुलेशन नंबर कौन सा है यार? 46 है। अपडेशन ऑफ चेंजेस, अगर कोई भी चेंज हुआ है इन्फॉर्मेशन में 2 वर्किंग डेज में आपको वो चेंज को इंटीमेट करना है वेबसाइट के ऊपर। रेगुलेशन नंबर कौन सा है यार? 46 है। और ये रेगुलेशन नंबर 46 किसका है? आपका सेबी LODR का 2015 में जो आई थी, राइट। हमने बात की है रेगुलेशन नंबर 29 की, और 29 क्या बोलता है भाई? बोर्ड मीटिंग करोगे जब आप इन मैटर्स के लिए 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 11 दिन पहले आपको इंटीमेट करना है किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो आपको डिविडेंड या और कोई मैटर जिसके लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स करी गई है, आपको उसकी इंटीमेशन देना है 7 डेज़ पहले, राइट। और रिकॉर्ड डेट के पहले 5 दिन पहले आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वेबसाइट का जिक्र कहाँ है आपका? 46 में। कोई भी चेंज हुआ 2 वर्किंग डेज में आपको इंटीमेट करना है, राइट। ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। चल क्वेश्चन है, कमेटीज़ बनाई है हमने, वो भी LODR में, राइट। अलग अलग तरह की कमेटीज़ हैं जो कंपनी लॉ में भी कमेटीज़ का हमने डिस्कशन किया है, वही डिस्कशन यहाँ पर है, वही कमेटीज़ हैं, बस थोड़े से रूल्स चेंज है, राइट। चले सबसे पहली कमेटी है ऑडिट कमेटी, राइट। सेक्शन नंबर 177 जो कंपनीज एक्ट का है उसमें कमेटी है ऑडिट कमेटी। वैसा ही कमेटी यहाँ पर है बट आपको रेगुलेशन नंबर चेंज मिलेगा, और ये रेगुलेशन नंबर क्या है आपका? 18 है आपका, जो ये बात करता है ऑडिट कमेटी की। चले शुरू करें हम। ऑडिट कमेटी मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड एंटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपलसरी है लिस्टेड कंपनी के लिए। हम कंपैरिजन करते चले साहब सेक्शन नंबर 177 से, तो वहाँ पर भी मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनी के लिए। टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी शैल हैव अ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, वहाँ पर भी 3 डायरेक्टर्स ही होते हैं मिनिमम। आउट ऑफ दिस 2/3 शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिल्कुल सही है साहब, वहाँ पर भी 2/3 डायरेक्टर क्या होते हैं आपके? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पावर एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, पहला पॉइंट, इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद इन इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस, किसी भी एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट कर सकता है।
Seek information from an employee, obtain outside legal and professional advice, secure attendance of outsider with relevant experience। हम किसी भी एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, अलग अलग पॉइंट है। ऑब्टेन कोई लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या है आपके पावर एंड फंक्शंस ऑफ एसी। एसी मतलब ऑडिट कमेटी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी, ये बहुत शानदार पॉइंट है भैया। इन्होंने बोला साहब जो भी ऑडिट कमेटी में मेंबर हैं उनमें से कम एक मेंबर तो ऐसा होना चाहिए जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आते हों। राइट, आगे ऑडिट कमेटी में जो चेयरपर्सन है शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड प्रेजेंट इन द एजीएम। राइट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए वो चेयरपर्सन जो है, और वो प्रेजेंट कहाँ होना चाहिए, एजीएम में। मीटिंग साल भर में 4 मीटिंग होंगी और विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ 2 मीटिंग के बीच में गैप कितना होगा, मैक्सिमम 120 डेज, इससे ज़्यादा गैप नहीं होगा। ये वैसा ही पॉइंट है जैसा 173 में बोर्ड की मीटिंग होती है। कोरम कितनी है, कोरम होगी 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द एसी विच एवर इज़ हायर। ये 2 और 1/3 ये सेम पॉइंट, अच्छा ये सेम पॉइंट है 173 के जैसा, ये सेम पॉइंट है 174 जैसा। राइट, ये आपको चीज़ याद होना चाहिए, लिंक करना कि भाई हमने ये कहाँ पर देखा है। ऑडिट कमेटी में इनवाइट एट द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी द फाइनेंस हेड, फाइनेंस डायरेक्टर उसको बुलाना है आपको, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर बुलाना है, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्यूटरी ऑडिटर और हेड ऑफ द यूनियन फाइनेंस फंक्शन वाले को आपको बुलाना है। इन सबको आपको मीटिंग में बुलाना पड़ेगा। तो भाई यही तो बताएंगे साहब कि हो क्या रहा है कंपनी में। राइट, चले तो ये तो हमने बात करी सिर्फ रेगुलेशन नंबर 18 की, सॉरी 19 में है एनआरसी की बात, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। रेगुलेशन नंबर किस में है यार, 19 में है। राइट, और एनआरसी का जो जिक्र है वो सेक्शन नंबर 178 में है। राइट, कंपनी लॉ के। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द बोर्ड ऑफ एवरी लिस्टेड एंटिटी टू कॉन्स्टिट्यूट अ एनआरसी। एनआरसी मतलब नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा और एजीएम में प्रेजेंट होगा, ज़रूरी है इसको। Composition shall comprises of at least 3 director, at least 50% of the director shall be independent director। ये वैसी ही बात है जैसी सेक्शन नंबर 178 में लिखी है। राइट, अगर आप इसको लिंक करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, वरना आप क्या करेंगे सब यहाँ फिर से इसको याद करने वाले हैं। आपको सिर्फ याद करना है कि ये जो है 19 रेगुलेशन ये सेम है 178 जैसा। एनआरसी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, साल में एक बार इनकी मीटिंग होगी। कोरम 2 और 1/3 सेम पॉइंट है जैसा 174 है। एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इसमें अटेंडेंस होनी चाहिए। द चेयरपर्सन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, भले ही वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, मे बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एनआरसी बट शेल नॉट चेयर दी एनआरसी। वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता एनआरसी का, भले ही वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उससे मतलब नहीं है, वो इस कमेटी का मेंबर बन सकता है। राइट, बहुत ध्यान से, ये वही पॉइंट है जो 178 में लिखा है। रेगुलेशन नंबर 20 बात करता है किसकी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ये भी 178 सब सेक्शन 5 में जिक्र है इसका। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी टू कॉन्स्टिट्यूट अ एसआरसी। एसआरसी मतलब स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। चेयरपर्सन शेल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। राइट, ये भी लिखा है 178(5) में। बीओडी शेल डिसाइड अदर मेंबर्स ऑफ द एसआरसी। बहुत बढ़िया। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर विद एटलीस्ट 1 आईडी शेल बी द मेंबर ऑफ द कमेटी। राइट, एक 3 डायरेक्टर की कमेटी होगी जिसमें एक कौन होगा आपका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रूल ऑफ एसआरसी, नाम से लग रहा है साहब, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी शेल सुपरवाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। मीटिंग ऑफ एसआरसी, साल में एक बार मीटिंग होनी है। प्रेजेंस ऑफ चेयरपर्सन एट द मीटिंग टू आंसर क्वेरीज ऑफ द सिक्योरिटीज होल्डर। अगर सिक्योरिटी होल्डर्स की कुछ क्वेरीज होती है तो उसका जवाब कौन देगा, एसआरसी कमेटी। राइट, तो 18 में क्या था आपका, 18 में था साहब ऑडिट कमेटी की बात करी, 19 में क्या है, एनआरसी की बात करी, 20 में क्या है, रिलेशनशिप स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अच्छा,
ये जो रेगुलेशन नंबर 21 में है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आरएमसी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कंपनी लॉ में नहीं है, राइट। तो ये चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी। इट शैल बी मैंडेटरी फॉर अ लिस्टेड एंटिटी टू कॉन्स्टिट्यूट द आरएमसी, आरएमसी मतलब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ओनली इफ इट इज़ कवर्ड विद इन द टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी। अगर आपकी कंपनी टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी में कवर हो रही है तो फिर आपकी लिस्टेड कंपनी को आरएमसी बनाना पड़ेगा। डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, लॉजिकल चीज़ है, ये हमको पता है कि भाई हम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी कंपनी टॉप 500 कंपनीज में आ रही है या नहीं आ रही है। कंपोजिशन ऑफ आरएमसी, senior executive of the listed entity may be appointed as a member of the RMC. However, the majority of members shall consist of members of board, मतलब डायरेक्टर्स ही यहाँ पर बोर्ड रहेंगे, डायरेक्टर्स ही यहाँ पर कमेटी का पार्ट रहेगा। Only a director of the listed entity can be appointed as a chairperson of the RMC. जो भी सिर्फ डायरेक्टर जो है लिस्टेड कंपनी का वही इस कमेटी का मेंबर बन सकता है, चेयरपर्सन बन सकता है। मीटिंग कब होगी यार? साल में एक बार मीटिंग। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आरएमसी, बीओडी ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरएमसी, may delegate monitoring and reviewing of risk management plan to the committee. Such function specifically cover cyber security, right? भैया इंटरनेट में बहुत समस्या है, बहुत सिक्योरिटी चाहिए पड़ती है, तो उस पर्पज़ के लिए हम अलग से एक कमेटी बनाएंगे रेगुलेशन नंबर 21 में। याद रखना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कंपनी लॉ में नहीं है, तो ये हमारे लिए यूँ भी काम का कॉन्सेप्ट हुआ, राइट। चलें, देन रेगुलेशन नंबर 40 है जो बात करता है ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। रेगुलेशन नंबर कौन सा है यार? 40 है। अच्छा, ट्रांसफ़र कब होता है भाई? ट्रांसमिशन कब होता है? डेथ के बाद। शुद्ध हिंदी प्लस इंग्लिश, डेथ के बाद जो शेयर्स डिसीज पर्सन से उसके नॉमिनी को जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। इट इज़ ऑपरेशन ऑफ लॉ। और ए ने बी को अपने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए, अपनी इच्छा से थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लिया, तो ये हुआ आपका ट्रांसफ़र। लिस्टेड एंटिटी शेल कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ ओनली इफ़ सच सिक्योरिटीज़ इन डीमेट फॉर्म विद अ डिपॉजिटरी। कौन से फॉर्म में होना चाहिए यार? डीमेट फॉर्म में होना चाहिए। एक बात है, मतलब डीमेट फॉर्म में नहीं है तो पहले उनको डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद आप ये काम करना। बहुत बढ़िया। बीओडी ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी मे डेलीगेट द पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। किसको डेलीगेट करना है? खुद को काम नहीं करना है साहब, डेलीगेट कर देंगे किसको? कमेटी को। कंप्लायंस ऑफिसर CS को याद करें, रेगुलेशन नंबर 6 में था ना भाई। टू द रजिस्ट्रार टू एन इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट, इनको आप डेलीगेट कर सकते हैं, राइट। द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 40 शैल अप्लाई टू सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सिक्योरिटीज लॉ एंड कंपनीज एक्ट की बात करें हम, ये सिक्योरिटीज है, कैपिटल मार्केट लॉ, या फिर कंपनीज एक्ट में आप इसके थ्रू कर सकते हैं ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और रेगुलेशन नंबर कौन सा है यार? 40। अच्छा, कंपनीज एक्ट में बात करें तो सेक्शन नंबर 56, 57 डील करता है ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी से, कंपनीज एक्ट 2013 में, राइट। चल, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ। कौन कौन से हमने देखे हैं सब? हमने देखा है रेगुलेशन नंबर 18 की बात की है हमने, रेगुलेशन नंबर 19 की, 20 की, 21 की, 4 कमेटी ये हो गई। 18, 19, 20 कंपनी लॉ सेक्शन 177, 178 में है। आरएमसी के नाम से कोई भी कमेटी नहीं थी, राइट। नेक्स्ट रेगुलेशन है हमारे पास, कमेटी के बाद हम बात करें साहब, रेगुलेशन नंबर 26 है। और रेगुलेशन नंबर 26 बात करता है डायरेक्टरशिप की, राइट। रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ कमेटीज इन विच अ डायरेक्टर कैन बी अ मेंबर, राइट। बहुत ध्यान से, हमने अभी 4 तरह की कमेटीज़ देखी हैं। रेगुलेशन नंबर 18 में ऑडिट कमेटी, NRC 19 में, 20 में देखी हमने कौन सी? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, एंड 21 में RMC रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब
ये कमेटीज़ में तो लॉ ने अब जो रेगुलेशन नंबर 26 है ये बोल रहा है एक डायरेक्टर कितनी कमेटी में मेंबर बन सकता है। हम वो बात करें तो पहला वाला लिमिट ऑन मेंबरशिप एंड चेयरमैनशिप, मतलब आप कितने में मेंबर बन सकते हो, कितने में चेयरपर्सन बन सकते हो, एक डायरेक्टर कितनी कमेटी में मेंबर बन सकता है प्लस कितनी कमेटी में चेयरपर्सन बन सकता है। तो लॉ ने बोला एक डायरेक्टर 10 कमेटी में ज़्यादा मेंबर नहीं बन सकता। एक बात, चेयरपर्सन की बात करें तो 5 से ज़्यादा नहीं बन सकता, दूसरी बात, राइट, बहुत ध्यान से। अब चेयरपर्सन में और पॉइंट है, जो चेयरपर्सन की बात बोली है लॉ ने बोला याद रखना वो लिस्टेड कंपनी हुई पब्लिक वाली या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, दोनों में ये लिमिट शामिल करनी है 5 की। द लिमिट ऑफ कमेटी ऑन विच अ डायरेक्टर में सर्व इज ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनी, भले ही लिस्टेड हो या ना हो। बट कौन कौन सी कंपनी को छोड़ देंगे यार हम, प्राइवेट कंपनी को नहीं इंक्लूड करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इनको हमें एक्सक्लूड करना है जब हम चेयरमैनशिप की बात करेंगे तब। आगे, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द लिमिट द चेयरपर्सन एंड द मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट कमेटी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी अलोन शैल बी कंसिडर्ड, राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे पास में कि जब आप रेगुलेशन नंबर 26 के लिए मेंबरशिप कैलकुलेट करेंगे या चेयरमैनशिप कि भाई एक डायरेक्टर मैक्सिमम 10 कमेटी का मेंबर हो सकता है या 5 कमेटी में चेयरमैन बन सकता है। तो लॉ ने बोला आपने तो 18, 19, 20, 21, राइट, रेगुलेशन नंबर 18, 19, 21, 22, सॉरी 18, 19, 20, 21, राइट, इनके 4 तरह की कमेटी पड़ी है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही कमेटी को काउंट करना है मेंबरशिप के लिए, एक तो ऑडिट कमेटी मतलब रेगुलेशन नंबर 18 वाली, और एक बात करी रिलेशनशिप कमेटी मतलब रेगुलेशन नंबर 20 वाली, एनआरसी को काउंट नहीं करना है, राइट। चले, ये पॉइंट हमारी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसके ऊपर वो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना लेगा और हवा भी नहीं लगेगी भाई क्वेश्चन कहाँ से आया था, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ है रेगुलेशन नंबर 26। अदर कॉर्पोरेट, अच्छा ये R18, R20 मतलब रेगुलेशन नंबर 18, रेगुलेशन नंबर 20। चलो, अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट रेगुलेशन नंबर कौन सा आया, 27 है। कंप्लाइंस विद डिस्क्रिशनरी रिक्वायरमेंट, इच्छा हो तो करो, नहीं हो तो मत करो काम। द लिस्टेड एंटिटी में एट इट्स डिस्क्रिशन comply with the requirements specified in schedule 2 part E, that is internal auditor may report directly to the audit committee, compulsion नहीं है, discretionary power है। The listed entity may appoint separate person to the post of chairperson, managing director, chief executive officer. The listed company may move towards a new regime of financial statement with unmodified audit opinion, ये आप काम कर सकते हो, कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर। फाइलिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द लिस्टेड एंटिटी शेल, यहाँ पर कंपलसरी आ गया, ये तीनों पॉइंट मे वाले हैं, राइट। अगर आप देखें मे अब आ गया शेल, द लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना है क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, राइट। और ये रिपोर्ट जानी है आपकी 15 डेज में, कब से, जब से वो क्वार्टर क्लोज हो रहा है, अप्रैल मई जून से लेकर साहब आपको 15 जुलाई तक जानी है। डिटेल्स ऑफ ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन्स विद रिलेटेड पार्टी शैल बी डिस्क्लोज अलॉन्ग विद द क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट, रिलेटेड पार्टी के साथ में जो ट्रांजेक्शन किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी जानी है। द क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट शैल बी साइंड either by the compliance officer or the chief executive CEO of the listed entity, या तो कंपनी सेक्रेटरी साइन करे या CEO साइन करे। चल बेसिकली KMP में आ गया ये। तो ये हुआ आपका रेगुलेशन नंबर कौन सा आया, 27, और रेगुलेशन नंबर 27 में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी वाला, राइट। चले, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस और वेरिएशन, रेगुलेशन नंबर कौन सा है, 32 है। द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज, बराबर है, लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ेगा और वो भी शैल लिखा है, आपको सबमिट करना पड़ेगा स्टेटमेंट, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को।
with respect to every public issue, right issue, preferential issue, etc. The statement shall contain the deviations, if any, in the use proceeds from the object stated in the offer document. मतलब कि भाई जो ये ऑफर डॉक्यूमेंट में आपने जो ये अमाउंट रेस किया है, राइट, ये अमाउंट रेस किया है, किस तरीके से किया है, हम उसकी बात करें. द डेविएशंस इफ एनी इन द यूज़ ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम दी, कि ऑफर डॉक्यूमेंट से आपने पैसा रेस किया, अब वो पैसे को आपने कैसे यूज़ किया, इसकी बात. डेविएशंस कितना डेविएट है, मतलब आपने 1 करोड़ रुपए लिया है आपने मार्केट से, पब्लिक से शेयर होल्डिंग इशू करके, तो आपने उसमें से 20 लाख रुपए कहाँ यूज़ करा वो बताओ. वो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के साथ में स्टेपल करके भेजना पड़ेगा, राइट. कैटेगरी वाइज वेरिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स, मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल एक्सेट्रा बिटवीन projected utilization of funds made by it in the offer document and actual utilization of fund, ये आपको बताना पड़ेगा. The statement shall be submitted on a quarterly basis. आपको कैसे सर्कुलेट करना है, ये क्वार्टरली बेसिस देना है. And the statement shall be continued to be given till such time the issue proceeds have been fully utilized. आपको जब तक ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा जब तक कि वो पूरा पैसा जो आपने रेज किया है शेयर इशू करके वो यूटिलाइज ना हो जाए. वन टाइम प्रोसेस नहीं है, राइट. ये आपकी तब तक है जब तक आपने पैसा यूज़ नहीं किया. डिस्क्लोजर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रेज थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वेयर अ लिस्टेड एंटिटी हैज़ रेज फंड्स थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और QIP. It shall disclose every year the utilization of fund during that year in its annual report until such funds are fully utilized, right. जब तक वो पूरा का पूरा यूटिलाइज ना हो जाए. रेगुलेशन नंबर कौन सा है यार, 32 है, राइट. रेगुलेशन नंबर 34 है जो बात करता है एनुअल रिपोर्ट की. द लिस्टेड एंटिटी सबमिट करनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को, पब्लिश करना पड़ेगा वेबसाइट पे अ कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट सेंट टू शेयर होल्डर, किसके साथ में, नोटिस ऑफ AGM, नॉट लेटर देन द डेट ऑफ डिस्पैच टू द शेयर होल्डर, राइट. नोटिस के साथ में अगर कोई चेंज होता है एनुअल रिपोर्ट में तो रिवाइज कॉपी भी आपको भेजनी पड़ेगी 48 घंटे आफ्टर द AGM, राइट. पहले वाले में बोल रहा है रिपोर्ट भेज दो, कोई चेंज होता है तो 48 घंटे में 48 आवर्स में भेजनी पड़ेगी, किसको, AGM ख़त्म होने के बाद. अब क्या क्या रहेगा उस एनुअल रिपोर्ट में, इंपॉर्टेंट चीज़ है. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंटेड ओनली अंडर द इनडायरेक्ट मेथड एज प्रिस्क्राइब्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैनेजमेंट डिस्कशंस एनालिसिस रिपोर्ट, business responsibility report describing the initiative taken by them from the environmental social governance perspective. This disclosure is required only for top 500 listed entity based on market capitalization calculated as on 31st of every financial year. आगे डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, रेगुलेशन नंबर कौन सा यार, 36 है हमारे पास. लिस्टेड एंटिटी को भेजना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट टू द होल्डर ऑफ सिक्योरिटी नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द AGM. अच्छा, मतलब नोटिस के साथ में. सॉफ्ट कॉपीज ऑफ फुल एनुअल रिपोर्ट टू ऑल दो शेयर होल्डर हु हैव रजिस्टर्ड देयर ईमेल एड्रेस, उनको देना है. हार्ड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट कंटेन द फीचर्स ऑफ 136 वाले रूल्स टू द शेयर होल्डर who have not so registered. Hard copy of full annual report to those shareholder who request for the same. जिन्होंने मांगी है उनको भी आपको हार्ड कॉपी देनी पड़ेगी. In case of appointment of new director or reappointment of a director, the shareholder must be provided with the following information. बंदे का brief resume, एक्सपर्टीज़ कितनी है, कौन से एरिया में एक्सपर्टीज़ है वो बताइए आप सब. डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर इंटरसी, आपस में कोई रिलेशन है क्या डायरेक्टर का वो बताओ. सब हस्बैंड है वाइफ का अपॉइंटमेंट हो गया. नेम ऑफ लिस्टेड एंटिटी इन विच पर्सन हु होल्ड डायरेक्टरशिप एंड मेंबरशिप ऑफ द कमेटी और शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो ये सारी आपको चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. रेगुलेशन नंबर 34 हुआ. रेगुलेशन नंबर 36
6 हुआ, ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। चले, तो यहाँ तक हमारा चार्ट से डिस्कशन होता है किसका, LODR का ख़त्म, राइट। थैंक यू।